Hello everyone, my name is Dr. Amit Vats, Assistant Professor in the Department of Applied Science and Humanities, ABESIT, Ghaziabad. Students, today we discuss the important topic Fourier series. This topic from module number 3, sequence and series, and it is the second part of module 3, Fourier series. Fourier series is very useful in applied mathematics and applied physics. फोरियर सीरीज़ का फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। बेसिकली फोरियर सीरीज है क्या? जो भी हमारा मोबाइल फ़ोन है, घर में एलईडी है, टीवी है, उसमें जो नेटवर्क आता है, बड़े टावर्स की लिफ्ट में जो नेटवर्क आता है, वो नेटवर्क हमेशा ही वेव की फॉर्म में आता है। जैसा कि आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा वेंटिलेटर को, वेंटिलेटर में आपके सामने कुछ वेव चलती रहती है। वेव यानी एक फंक्शन जो एक जिगजैग फॉर्म में चलता रहता है। जैसे या तो वो वेव कोई पैराबोलिक शेप में, कोई सर्कुलर शेप में, या तो फिर वो वेव ट्रायंगुलर और रेक्टेंगुलर की शेप में हो सकती है। लेकिन जैसे ही मैंने वेव की बात की और मैंने ये कहा कि वो रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर की शेप में हो सकती हैं, तो मुझे एकदम से याद आया कि मेरे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हैं, साइन और कॉस, जो दोनों ही वेव की फॉर्म में चलते हैं। यानी साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x और साइन nx. Similarly, cos x, cos 2x, cos 3x and cos nx are containing wave. Sin x and cos x in the form of wave. यानी अगर मैं देखूं कि sin x और cos x दोनों ही चूंकि वेव की फॉर्म में चलते हैं, और कोई भी फंक्शन जब वेव बनाएगा तो वेव का मतलब ये हुआ कि वो एक ही शेप को बार बार लेता है। लेकिन जब एक शेप को बार बार लेगा तो कहीं ना कहीं वो शेप का जो एक पार्ट है वो किसी एक पॉइंट से चल के दूसरे पॉइंट पे एंड होता है और फिर उस पॉइंट से चल के किसी तीसरे पॉइंट पे एंड हो जाता है। यानी इसका मतलब मैं ये कहने की, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी फंक्शन जो वेव बनाता है वो फंक्शन पीरियोडिक होता है। यानी हमने ये कहा कि मेरे पास साइन और कोस के दो फंक्शन होते हैं। द फोरियर सीरीज इज द इन्फानाइट एक्सपेंशन। यानी जो फोरियर सीरीज है वो एक इन्फानाइट एक्सपेंशन है, इन्फानाइट सीरीज है ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। उसके लिए फंक्शन का पीरियोडिक होना जरूरी होता है इन साइन एंड कोसाइन, यानी साइन के साथ और कोसाइन के साथ। अभी जैसा मैंने आपसे कहा कि साइन और कोस दोनों ही ऐसे फंक्शन हैं जो वेव बनाते हैं, यानी ये वेव की फॉर्म में चलते हैं। अब सबसे पहले जैसे ही हमने अभी बात की कि साइन और कोस वेव बनाते हैं, और उस पर भी चर्चा किया कि वो तभी पॉसिबल है जब हमारा फंक्शन पीरियोडिक होता है। तो सबसे पहले हमारे लिए यही जानना बहुत ज़रूरी हो गया है कि ये पीरियोडिक फंक्शन क्या है, कोई पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। तो लेट एफ टी इज ए फंक्शन। कोई भी मेरे पास एफ टी फंक्शन है, मे बी मैं एफ एक्स भी कह सकता हूँ, या मैंने अभी उसको एफ टी लेट किया है। एफ टी इज ए फंक्शन, द फंक्शन एफ टी इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन is called periodic function if function of t plus capital T equals to
फंक्शन ऑफ टी। यानी एक निश्चित समय के बाद फंक्शन अपनी उसी पोजीशन में वापस आ जाए जिस पोजीशन में वो पहले था, ऐसे फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन कहा जाता है। वेयर ये जो कैपिटल टी है इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इसे हम टोटल टाइम पीरियड कहते हैं ऑफ द फंक्शन एफ टी। इस एफ टी फंक्शन का ये टाइम पीरियड कहलाता है। यानी हमने ये कहा स्टूडेंट्स कि जो ये एफ टी फंक्शन है इक्वल्स टू एफ ऑफ टी प्लस कैपिटल टी इक्वल्स टू एफ ऑफ टी प्लस 2t इक्वल्स टू एफ ऑफ टी प्लस एन टी। यानी हर एक निश्चित समय के बाद फंक्शन अपनी उसी पोजीशन में वापस आ जाए जिस पोजीशन पे वो था, तो ऐसा फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन कहलाता है। जैसे अगर मैं बात करूं साइन फंक्शन की, साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन दोनों के ग्राफ सभी ने देखे हैं। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर, देखिए साइन 0 0 होता है। अगर मैं t इक्वल्स टू ही टाइम पीरियड लूं तो 0 पर 0 होता है साइन, और पाई पर भी 0 होता है, 2 पाई पर भी 0 होता है, 3 पाई पर भी 0 होता है। लेकिन पाई बाय 2 पर 1 होता है और 3 पाई बाय 2 पर -1 होता है। यानी जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे चलता है। ये ऐसे चलता है। तो एक निश्चित समय के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद कर्व अपनी उसी पोजीशन में वापस आता है। ये पाई और ये 2 पाई, यानी यहाँ पर ये वापस आ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये साइन एक्स फंक्शन है तो 2 पाई इज द टोटल टाइम पीरियड। इसका टोटल टाइम पीरियड 2 पाई हो गया है। सिमिलरली अगर हम एक दूसरा ग्राफ देखें, कोस पाई, यानी t इक्वल्स टू अगर 0 कोस के लिए है तो वो 1 होता है, और कोस 2 पाई यह भी 1 होता है, लेकिन पाई पर -1 होता है। इसी तरीके से अगर मैं पाई बाय 2 को देखूं तो उस पर 0, और 3 पाई बाय 2 को देखूं तो उस पर भी 0। यानी ये जो मेरा कर्व है ये कुछ ऐसे चलता है। ऐसे चलता है। यहां पर आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स कि यहां से कर्व चला और अपनी उसी पोजीशन में आने में उसे t इक्वल्स टू 2 पाई का समय लगा। ये फंक्शन जो मेरा है, अगर मैं एफ एक्स इक्वल्स टू लूँ तो ये कोस एक्स हो जाएगा, और अगर t में लूँ तो ये साइन टी हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये t इक्वल्स टू 2 पाई या ये t इक्वल्स टू 2 पाई कोस और साइन के टाइम पीरियड हो जाते हैं, यानी ये कैपिटल T हो गए हैं। तो इस तरीके से जो भी फंक्शन पीरियोडिक होते हैं
उनके ग्राफ कुछ इस तरीके से चलते हैं। मे बी वो हो सकते हैं सर्कुलर फॉर्म में हो, पैराबोलिक फॉर्म में हो, ट्रायंगुलर फॉर्म में हो। जैसे कि एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई भी कर्व है और वो कुछ इस तरीके से चल रहा है, ऐसे, यानी इस पोजीशन तक आने में कर्व को फिर से एक समय लगेगा, इस पोजीशन तक आने में कर्व को फिर से एक समय लगेगा, यानी इसका हम टाइम पीरियड देख सकते हैं। और ये जो वेव बन रही हैं ये ट्रेंगुलर वेव हैं। यहाँ पर जो वेव बन रही थी ये वेव सर्कुलर यानी सर्किल की शेप में आ रही थी, ये सर्कुलर वेव बन रही हैं। तो इस तरीके से जो आपकी वेव हैं वो ट्रेंगुलर हो सकती हैं, रेक्टेंगुलर हो सकती हैं, सर्कुलर शेप में हो सकती हैं। इस तरीके से हम वेव बना सकते हैं। तो यानी हमने बात की कि फंक्शन पीरियोडिक कब होता है, तो ये हमारे सभी पीरियोडिक फंक्शन हैं। अब बात करते हैं फोरियर सीरीज़ की। फोरियर सीरीज़ क्या है? इन द फोरियर सीरीज वी कैन एक्सपेंड बोथ टाइप ऑफ फंक्शंस अंडर द सर्टेन कंडीशंस। कुछ कंडीशंस हैं हमारे पास, उन कंडीशंस में हम दोनों ही फंक्शंस को एक्सपेंड कर सकते हैं इन्फिनाइट शेप में, इन्फिनाइट फॉर्म में। एक फंक्शन होता है साइन का और एक होता है कोसाइन, यानी साइन और कोसाइन को एक्स के लिए या फिर टी के लिए हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं कुछ मल्टीपल के साथ, कुछ इंटीग्रल मल्टीपल्स के साथ। द फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स फॉर द इंटरवल एक्स इक्वल्स टू c to c plus 2 pi where 2 pi is the total time period may be anyone other than 2 pi, may be हो सकता है 2 pi के अलावा कोई टाइम पीरियड हो। यहाँ पर मैंने उसका टाइम पीरियड 2 pi लिया है। c पॉइंट कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, c 0 हो सकता है, c कोई कांस्टेंट के बराबर भी हो सकता है। इसका जो फोरियर सीरीज बनेगा, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि फंक्शन वेव की फॉर्म में चलता है। जैसे ही मैंने स्टार्टिंग में भी चर्चा की कि वेंटिलेटर को आप देखते हैं तो उसमें अलग अलग वेव चलती रहती हैं। कभी वो वेव ओरिजिन से चलती हैं और कभी वो वेव वन से चलना शुरू करती हैं, यानी वेव ऊपर नीचे वेव घूमती रहती हैं। हमारे मोबाइल फ़ोन में और जो एलईडी में घर में नेटवर्क आता है, लैपटॉप में जैसा कि हम वाईफाई को यूज़ करते हैं, जो नेटवर्क आता है वो हमेशा ही वेव की फॉर्म में आता है। तो चूंकि वो वेव की फॉर्म में आता है, हमारे चारों तरफ वो इस तरीके से वेव की फॉर्म में घूमता रहता है। तभी आप देखते हैं मोबाइल फ़ोन को आप कहीं भी किसी भी साइड में रखें बट वो नेटवर्क उसी तरीके से रहता है जिस लोकेशन पे आप हैं। और आप अगर अपनी थोड़ी थोड़ी लोकेशन को चेंज करने लगें तो उसी के साथ साथ नेटवर्क की शेप भी बदलने लग जाती है। इसका कारण यही है कि जो वेव हमारे पास आ रही है नेटवर्क की, जो कनेक्शन हमारे पास आ रहा है वो वेव की फॉर्म में आ रहा है। कितनी हाई लेवल की वेव्स बन रही हैं ये उसके ऊपर नेटवर्क डिपेंड करता है। यानी हम ये देख पाते हैं कि अगर वेव बहुत हाई लेवल की बन रही हैं तो इसका मतलब नेटवर्क अच्छा आ रहा है, ज़्यादा स्पीड से आ रहा है। और अगर मान लीजिए कि वेव कम लेंथ की बन रही हैं, छोटी छोटी वेव बन रही हैं, तो नेटवर्क वीक आ रहा है। जैसा कि आप देखते हैं वेंटिलेटर में भी कि जैसे ही बड़ी बड़ी वेव बनने लग जाती हैं तो पेशेंट अपनी क्रिटिकल पोजीशन से बाहर रहता है, लेकिन जितना वेव छोटी होती चली जाती हैं इतना ही जो पेशेंट होता है वो क्रिटिकल कंडीशन में चला जाता है। और अगर एक वेव बनाना बंद कर दे, स्ट्रेट लाइन में हो जाए, तो यानी ये एक बहुत बैड सिचुएशन होती है, उसमें हम देख पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे वेव, किस तरीके से हमारे पास नेटवर्क आता है, कैसे नेटवर्क सिस्टम चलता है। नेटवर्क सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, और वो जो नेटवर्क सिस्टम है वो फोरियर सीरीज़ से चलता है। इसका मतलब मुझे फोरियर सीरीज़ की पूरी नॉलेज होनी चाहिए अगर मुझे नेटवर्क सिस्टम को समझना है, उसको जानना है। तो चूंकि साइन और कोस दोनों ही मेरे फंक्शन वेव की फॉर्म में चलते हैं, तो जो वेव के फंक्शन हैं, कभी वो फंक्शन वेव का अगर आप यहाँ देखें इस फिगर में, कभी ओरिजिन से चलता है तो कभी वन यानी ऊपर से चलना स्टार्ट कर देता है, तो वो अलग अलग तरीके की वेव बनती हैं। इसीलिए इस साइन और कोसाइन दोनों को हमने एक साथ प्लस कर दिया है, जिससे कि हमारी जो फोरियर सीरीज़ है वो दोनों फंक्शन को रखने लगी, दोनों फंक्शन को कंटेन कर गई है। उसमें मैंने कोसेन एक्स और साइन एन एक्स दोनों को ही प्लस कर दिया है।
और जो ये ए एन और बी एन है, ये वेव की हाइट यानी कितनी हाई लेवल की वेव बन रही हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा, इस कोफिशिएंट के ऊपर डिपेंड करता है। यानी ए एन और बी एन जो होते हैं हमारे, ये दोनों ही कांस्टेंट होते हैं। तो ए एन और बी एन चूँकि हमारे पास दोनों कांस्टेंट है, जितना वैल्यू ए एन और बी एन की होती है, जितनी बड़ी वैल्यू होती है, उसी तरीके की वेव्स, हाई लेवल की वेव बनती हैं। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जो ए एन और बी एन है, कोस एन एक्स कोस बी साइन एन एक्स के जो मल्टीपल हैं, इनके ऊपर भी वेव की जो लेंथ है, जो वेव बनने वाली है, जो वेव नेटवर्क स्ट्रॉन्ग आने वाला है, वो इन कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं इस फोरियर सीरीज को थोड़ा सा और एक्सपेंड करूं, थोड़ा सा और समझूं, तो देखिए इस सीरीज को हम कैसे लिख सकते हैं। मैंने इसको ऐसे कहा कि ये सीरीज कुछ ऐसे इस तरीके से भी लिखी जा सकती है कि एफ एक्स इक्वल्स टू, एन की जगह मैंने जीरो रखा, ए जीरो, कोस एन एक्स यानी कोस जीरो वन हो गया, प्लस ए वन कोस एक्स प्लस ए टू कोस टू एक्स प्लस ए थ्री कोस थ्री एक्स प्लस अप टू एंड सो ऑन ए एन कोस एन एक्स प्लस अप टू एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर मैं साइन वाले पार्ट को भी देखूं, तो एन की जगह मैंने जीरो रखा, तो बी जीरो, साइन जीरो जीरो ही होता है, तो बी वन साइन एक्स प्लस बी टू साइन टू एक्स, बी थ्री साइन थ्री एक्स और प्लस अप टू एंड सो ऑन बी एन साइन एन एक्स और प्लस अप टू एंड सो ऑन। यानी हमारी जो फोरियर सीरीज़ है वो इस फॉर्म में लिखी जा सकती है, उसे इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। हमने उसको एक्सपेंड किया और इस फॉर्म में लिखा। इसमें आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, हर टर्म के अंदर साइन या कोसाइन दोनों में से कोई एक आया है, केवल एक फर्स्ट टर्म को छोड़ करके, ए नोट को छोड़ करके। यानी अगर मैं इस ए नोट को छोड़ दूं, तो इसके अलावा जितने भी मेरे पास टर्म्स बन के आई, उन सभी में कहीं ना कहीं कोस और साइन आया है। यानी एक्स का फंक्शन हर जगह पे अपने आप में ही एक अलग अलग वेव बना रहा है, और उन सब वेव को मैंने सम कर लिया है, जिससे कि मेरी पूरी फोरियर सीरीज जनरेट हो गई है। उसमें कुछ फंक्शन साइन के आ रहे हैं और कुछ फंक्शन कोस के आ रहे हैं, बट जो फर्स्ट टर्म है उसमें कोई भी एक्स का फंक्शन नहीं आया। क्योंकि इसमें कोई एक्स का फंक्शन नहीं आया, तो मैं इसे कह सकता हूं कि ये कांस्टेंट टर्म है। ये टर्म आपके पास कांस्टेंट है, यानी इसे हम कांस्टेंट टर्म कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं इस सीरीज को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं, तो इस सीरीज को मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं, यानी एफ एक्स इक्वल्स टू ए नोट प्लस, फिर से मैंने इसको कुछ ऐसे लिखा, समीशन एन वेरी इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स और प्लस समीशन एन वेरी इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। यानी मैंने एक टर्म जो कोस से ही निकल कर आई है, मैंने उसको अलग निकाल दिया है, और वो ए नोट है, जिसे कि मैंने ये कहा कि वो कांस्टेंट टर्म थी, बाकी सभी में कहीं ना कहीं एक्स है, तो इसीलिए मैंने उसे अलग से लिख दिया है। इसी सीरीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहूँ, कि एफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट प्लस समीशन एन वेरी इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स और प्लस बी एन साइन एन एक्स। यही मेरी स्टैंडर्ड फोरियर सीरीज़ कहलाती है। अभी मैं इसमें जब कुछ कांस्टेंट निकाले जाएंगे, ये जो कांस्टेंट हैं, अगर मुझे ए एन और बी एन और ए नोट पता चल जाए, तो मेरी जो फोरियर सीरीज़ है वो फोरियर सीरीज बन जाएगी, यानी वो फोरियर सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, मुझे क्या करना है, अब मेरा काम ये है कि मुझे इस ए एन, मुझे ए नोट, ए एन और बी एन,
मुझे इनकी वैल्यू चाहिए। अब A1 को अलग निकालना, A2 को अलग निकालना, A3 को अलग निकालना, B1 को अलग निकालना, B2 को निकालना, इतने सारे कांस्टेंट को अलग अलग निकालना मेरे लिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो अगर मुझे उससे बचना है तो मैं ये कर सकता हूँ कि केवल और केवल 3 अगर कांस्टेंट मेरे पास हो जाएं, वेयर A0, AN एंड BN आर कांस्टेंट। ये मेरे पास अभी कांस्टेंट है और इन कांस्टेंट की मुझे वैल्यू निकालनी है। जैसे ही मैं इन कांस्टेंट की वैल्यू निकालूंगा तो चूंकि इसकी वैल्यू यहाँ रखने के बाद ये एक x का फंक्शन की टर्म में आएगा, ये भी एक x के फंक्शन की टर्म में आएगी, बट जो फर्स्ट टर्म है वो केवल और केवल कांस्टेंट टर्म है क्योंकि उसमें कहीं भी x का फंक्शन नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स, हम इन कंडीशंस का यूज़ करते हुए A0, AN और BN हम इन सभी को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सभी फंक्शन की फोरियर सीरीज बनाई जा सकती है? नहीं, सभी फंक्शन की फोरियर सीरीज नहीं बनाई जा सकती, उसकी अपनी कुछ कंडीशंस हैं। तो वो क्या कंडीशंस हैं, पहले हम उनको वन बाय वन समझ लेते हैं कि फोरियर सीरीज किन किन फंक्शन की निकाली जा सकती है। तो पहली कंडीशन हमारी है, हमारी द फोरियर सीरीज can expand continuous and discontinuous both type of function under the certain condition। यानी कॉन्टिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस दोनों ही तरीके के फंक्शन की फोरियर सीरीज को बनाया जा सकता है, लेकिन उसके साथ साथ भी कुछ कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस के हिसाब से, जिन कंडीशन को यूज़ करते हुए ही हम अपनी फोरियर सीरीज को बना सकते हैं। यानी जो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है वो हमारे पास ऐसा नहीं है कि सभी का फोरियर सीरीज निकाला जाएगा, कुछ कंडीशंस रहेंगी, उन कंडीशंस के साथ ही हम काम करेंगे। एक और कंडीशन है, एक और डेफिनेशन मैं आपके सामने रख देता हूँ। द डिसकंटिन्यूअस फंक्शन can be represented by Fourier series although derivative of the discontinuous function does not exist। यानी स्टूडेंट्स, हमने ये कहा कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन मेरे पास कोई भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, उसकी फोरियर सीरीज बनाई जा सकती है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही करे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं भी करता तो भी हम उस फंक्शन की फोरियर सीरीज़ को
बना सकते हैं। तो ये दो मैंने कुछ कंडीशन रखी हैं आपके सामने, लेकिन दिस इज जनरल कंडीशंस। एक डिरिचलेट मैथमेटिशियन हुए हैं जिनके बारे में पहले भी हमने चर्चा किया, मॉड्यूल 2 में भी हमने डिरिचलेट की कंडीशंस को समझा था। डिरिचलेट ने क्या कहा कि हमारी कुछ कंडीशंस हैं, फोरियर सीरीज केवल उन्हीं कंडीशंस पे डिपेंड करती है, यानी अगर फंक्शन में वे क्वालिटीज़ हैं, वो सब क्वालिटीज़ अगर फंक्शन में हैं तो फोरियर सीरीज़ बनाई जा सकती है, और अगर मान लीजिए फंक्शन में वो क्वालिटीज़ नहीं हैं तो फिर फोरियर सीरीज़ नहीं बनाई जा सकती। यानी स्टूडेंट्स, हमने ये कहा कि अगर हमें फोरियर सीरीज़ किसी की फाइंड करनी है तो उसके लिए सबसे पहले हमें उन कंडीशंस को चेक करना पड़ेगा। वो कंडीशंस क्या हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डिरिचलेट की कंडीशंस क्या हैं और वो कैसे अप्लाई की जाती हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम यह भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ईजिली फोरियर सीरीज़ के ये जो कांस्टेंट हैं a0, an और bn, इनको कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि इनको निकाले बिना फोरियर सीरीज़ कंप्लीट नहीं होगी। हमें इन तीनों कांस्टेंट की ही वैल्यू चाहिए, और उन तीनों कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के क्या तरीके होंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।